Good morning and Om Shanti. And Om Shanti. Om Shanti means I am a peaceful soul. इसलिए हम सभी सबको पहले ही रिमाइंड कराते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ बैठे हुए भाई जी की एक बात याद आई कि किसी व्यक्ति से पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। आई थिंक वो विनोबा भावे जी से पूछा गया था और बताया गया कि संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जहाँ दो महिलाएं एक साथ बैठे वो चुप नहीं बैठ सकती। भाई जी ने अभी बीच में अपने लेक्चर में हम सबको बताया। लेकिन भाई जी आपने नोटिस किया होगा कि लगभग 2 घंटे से सभी फीमेल्स कहूँ, मातृ शक्ति कहूँ, महिला शक्ति कहूँ, बिल्कुल साइलेंट थी। तो विनोबा भावे जी को कहूँ या आपको, हमने गलत प्रूव किया है इस चीज़ पे कि हम साइलेंट रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बिना तो ये संसार ही अधूरा है। सही है ना? क्योंकि जहाँ हमारी ये माताएं बहनें ना हों तो कहते हैं वो घर भी सूना है ना। इसलिए नमन है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसी पर्सनालिटी को भी रॉन्ग प्रूव किया है। तो आज का हमारा टॉपिक मिला है फेसिंग द चैलेंजेस। लेकिन उससे पहले हम सभी उस गॉड की स्मृति में 2 मिनट बैठेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अभी मैं प्ले करूँगी और आप उसको फील करना कि कहाँ कहाँ गॉड भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ है। ठीक है, सभी बिल्कुल साइलेंटली फोकस करेंगे। आई एम अ पीसफुल सोल एंड आई एम लवफुल सोल। अभी हम सब ने एक बहुत ही मोटिवेशनल कहूँ, लवली सॉन्ग कहूँ, या फिर जो गॉड के प्रति हमारे ट्रस्ट को जो बढ़ाए, एक ऐसी बहुत ही सुंदर अभी हमने कुछ लाइन सुनी। और बहुत बार हम सभी सुनते तो हैं, भाई जी के लेक्चर में भी हमने सुना कि हम सभी अक्सर सुनते हैं, समझते भी हैं,
लेकिन जहाँ कुछ चेंज करने की बात आती है तो सेल्फ को चेंज ना करके हम सबका इशारा किस ओर रहता है कि ये सामने वाले बदल जाएं तो सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। और लाइफ में भी बहुत बार ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं या अप डाउन्स आते हैं जहाँ हर व्यक्ति आई थिंक ये फील करता होगा कि कोई उसकी मदद के लिए उसके साथ नहीं है। फिज़िकली हेल्प के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कई बार आज जो भाई जी ने स्ट्रेस का टॉपिक लिया, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ खुद के साथ जुड़ा है। एक्सेस थॉट, नेगेटिव थॉट्स हमारी जब एक्सेस होती है तो वो हमारा स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो उस परिस्थिति में कई बार हम फील करते हैं जैसे बिल्कुल अकेले हैं और कोई भी मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ नहीं है। तो ये अकेलापन या फिर लाइफ में कई बार कहीं बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम कहें कि आज के टाइम में कमाने के लिए जो धन की, मनी की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कहीं कहीं हमें अपनी फिज़िकल्स डिजीज़ की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हम सब फील करते हैं जो हमें अकेले ही करनी है और कोई भी हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ नहीं है। लेकिन उस घड़ी अभी जो हमने सॉन्ग सुना, ये मत कहना खुदा से, क्या मत कहना, कौन बड़ा है, सच्ची है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को याद करने से पहले मदद के लिए किसको, उस सुप्रीम पावर को याद करना। वो परम शक्ति, वो सर्वशक्तिमान है। कहते हैं जब कोई आपकी हेल्प के लिए व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंच पाएगा तो उस घड़ी उसको आने में सेकंड नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपका उससे रिलेशन, आपका उससे कनेक्शन वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसे आने में, मदद करने में कोई देरी नहीं लगेगी। यहाँ पर सभी कोई क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदुज़्म से करते हैं। आप सभी ने देखा होगा जीसस क्राइस्ट जब बचपन में लोग उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी उनके चेहरे पर हमेशा क्या रहती थी। मैंने उसके 2-3 एपिसोड ही देखे हैं कि बच्चा छोटा है लेकिन उसको गॉड पर इतना फेथ है, इतना फेथ है कि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन वो बहुत शांत भी है, साथ साथ फेस पर स्माइल भी है। वो तो एक छोटा बच्चा था। हिंदू धर्म में देखें, आज अगर हनुमान जी के सामने प्रॉब्लम्स, आप सभी ने कोरोना टाइम में रामायण तो ज़रूर देखी ही होगी कि हनुमान जी के सामने कितनी ही प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सिर्फ एक पर ही विश्वास रहा, है ना। सिर्फ क्या शब्द निकलता था, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, दिल से निकलता था। श्री राम कहाँ है तो क्या खोल कर दिखा दिया, है ना। ये सिर्फ हमें प्रेरणा देने के लिए है, कोई हम खोल नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा को, ईश्वर को स्थान कहाँ दिया है, दिल में दिया है। तो जिसने दिलाराम को, भगवान कौन है, दिलाराम है, जिसने दिलाराम को कहाँ बिठाया है, दिल में बिठाया है, और वो कहे कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, तो ये शोभा नहीं देता है ना। तो आज का जो टॉपिक मुझे मिला, फेसिंग द चैलेंजेस, बहुत बार मैं खुद ही सोच रही थी कि वर्ड्स में वो पावर है कि जो दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, दूसरे के अंदर हम कहें हिम्मत भी बढ़ाते हैं, उमंग भी बढ़ाते हैं, उत्साह भी बढ़ाते हैं। तो आज हमने चैलेंजेस के आगे जो फेसिंग द चैलेंजेस लगाया है, अगर इसकी जगह एंटरटेन द चैलेंजेस हो जाए तो राइट होगा। क्या समझते हैं, फेसिंग द चैलेंजेस ठीक है या फिर हम इसको एंटरटेन द चैलेंजेस कर दे तो सही रहेगा? एंटरटेन करेगा तो भाग जाएगा, राइट है ना। कि किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हम एंटरटेन करते हैं, प्रॉब्लम्स है, ये राइट है कि परिस्थितियाँ हमारे पास हैं,
लेकिन उस परिस्थिति को अगर मैंने चैलेंज समझा है, जैसे अगर मैं बार बार स्ट्रेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बार बार स्ट्रेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ साथ अगर मैं हैप्पीनेस ले लूँ तो मेरा स्ट्रेस वहीं पर ही रिलीज़ होने लगता है। तो मैं खुद ही सोच रही थी कि क्यों ना मुश्किलों का हम सामना करने के बजाय मुश्किलों को एंजॉय करें, है ना, एंटरटेन करें, है ना। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि बुझी हुई क्षमा भी जल सकती है, बुझी हुई क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, यूँ मायूस होकर अपने इरादे ना बदल, यूँ मायूस होकर अपने इरादे ना बदल, सेकंड में तेरी किस्मत भी बदल सकती है, तेरी किस्मत भी बदल सकती है। और ये सच है ना। इसलिए जिस व्यक्ति ने जीवन को जैसे जीना सीखा है, जैसे उसे फेस किया है, उसने जीवन की वही परिभाषा दी है और ज़िंदगी पर, जीवन पर कई सॉन्ग्स बना दिए। किसी ने कहा कि ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र भी कैसा है, सुहाना है, सभी को आता है। और क्या है ज़िंदगी, प्यार का गीत है। तो जिसने उसको सफ़र सुहाना माना है तो उसने डेफिनेशन क्या दे दी कि ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है। और किसी ने कहा कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, किसी ने कहा मौजों की रवानी है, किसी ने कहा ये तो बड़ी मुश्किल जिंदगानी है, किसी ने कहा ये तो संघर्ष है। तो जिसने जैसा उसको जिया है, जो अनुभव किया है, उसने वही डेफिनेशन दूसरों को दी है। और हम सबकी लाइफ भी अपनी अपनी है और हम सबकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। कोरोना टाइम में आप सभी ने वो पीरियड देखा होगा ना, महसूस भी किया होगा कि लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चॉइस, है ना। जो मुझे लगा कि लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, क्योंकि हम सबके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारी सोच है। ये मेरी चॉइस है कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है और मुझे इसे स्मूथ ट्रैक पर लाना है, या फिर लाइफ में आने वाले अप डाउन्स या फिर टर्निंग पॉइंट्स को भी मैंने एंजॉय करते हुए जीना है। आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, जब वो ड्राइव करते हैं तो कैसे करते हैं, उन्हें किस में मज़ा आता है, और आप करते होंगे तो, लेकिन उनको मज़ा आ रहा है स्ट्रगल्स फेस करने में ना। तो जीवन में भी आने वाली प्रॉब्लम्स को जब हम सभी खुशी खुशी फेस करते हैं तो वो आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी वहीं ही सॉल्व होने लगती है। कहते हैं कि एक लीडर के लिए कोई भी किसी भी फील्ड में अगर लीडर है तो लीडर के पास एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर टीम अच्छी नहीं है तो उसके लिए अपना काम कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो टीम वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टीम जो है, आधे से ज़्यादा काम जो है वो मैनेजर को हेल्प करेगा। मैनेजर का अपना काम है, क्लर्क का अपना काम है, और एक दूसरे की मदद के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन हम सभी जब एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। बिकॉज टोटल एफर्ट्स ऑफ एवरी पर्सन, टीम का अर्थ क्या है, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल पर्सन, कि सभी व्यक्तियों का किया हुआ सहयोग ही अपने कार्य को सहज करता है। तो इसलिए यदि किसी कार्य को हमें भी सरल और सहज करना है तो अपनी टीम को बहुत ही हमें पावरफुल बनाना होगा। लेकिन टीम का दूसरा अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि टीम अर्थात टी मीन्स थॉट, है ना, ई मीन्स इमोशन, ए फॉर एटीट्यूड एंड एम फॉर मेमोरी। यदि मेरे पास ये चारों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं दूसरों को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करती हूँ। यदि मेरे पास डिसीज़न पावर है, यदि मेरे पास फेस करने की पावर है, रूलिंग पावर है, कैचिंग पावर है, तो मेरे लिए दूसरों को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अक्सर हमारा प्रिंसिपल यही है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। हम अक्सर दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं और ख़ुद को कहीं भी हम मोल्ड या चेंज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि प्रॉब्लम्स को
फेस करते हुए या फिर टीम के बीच वर्क करते हुए अगर आपके पास मॉडलिंग पावर है तो आप इजीली अपना वर्क करा सकते हैं और आधे एफर्ट्स आपके यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दूसरों को मैं मैनेज करूं उससे पहले मुझे खुद को मैनेज करना होगा। अक्सर हम इशारा करते हैं ये व्यक्ति सही नहीं है, मेरी एक फिंगर किस तरफ है और 4 फिंगर आपके पास, 3 मेरे पास है और एक ऊपर की तरफ है। कि उस व्यक्ति को चेंज करूं उससे पहले मैं खुद को चेंज करूं तो हो सकता है मेरी कहीं मिस्टेक है जिस वजह से सामने वाला वर्क नहीं कर रहा है, सामने से मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे पहले मुझे खुद को मैनेज करना होगा। अगर मुझे एक आइडल पर्सनालिटी बनना है, फेमस पर्सनालिटी बनना है, रोल मॉडल बनना है, मुझे एग्जाम्पल बनना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा ना। और जब प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और खुद के अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाती हूँ, क्योंकि आज व्यक्ति उसी को सुनना चाहते हैं और उसी की सुनना चाहते हैं जो ट्रांसपेरेंट है। कई कहते हैं अरे ये कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसलिए रहने दो ना, ये जो कह रहे हैं इग्नोर करो, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी कब आपकी रिस्पेक्ट करता है कि आप जो बोल रहे हैं वही आप कर भी रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम, चैलेंजेस, सिचुएशंस मेरे सामने हैं, लेकिन उनके सामने होते हुए मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है, मुझे कैसे उससे बचकर निकलना है, मुझे कैसे उसे मैनेज करना है, ये स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है ना। 10th स्टैंडर्ड में 2005 में मैं जब हिस्ट्री लेक्चर ले रही थी तो एक, आपने आज भी टीचर्स पढ़ाते होंगे, नेपोलियन के विषय में आप सभी ने सुना होगा कि एक बार नेपोलियन अपनी सेना के साथ निकला और उसने सेना को ऑर्डर किया कि हमें अल्प्स पर्वत को पार करना है, जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है, और अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा। लेकिन सेना भी बहुत घबराने लगी कि वहाँ पर जो गया वो वापस लौटकर आया नहीं है, लेकिन राजा का आदेश है इसलिए सभी को फॉलो करना ही है। और जैसे ही नेपोलियन काफ़ी आगे निकला, रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है और जब वो उन्हें उस राह पर जाते हुए देखती है तो पूछती है नेपोलियन से कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं नेपोलियन हूँ। तो ओल्ड लेडी ने कहा कि जा कहाँ रहे हो। उसने कहा मैं अल्प्स पर्वत को पार फतेह हासिल करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि उम्र का अनुभव ये कहता है कि वहाँ ना जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, सेना को लो और वापस यहाँ से लौट जाओ। तो नेपोलियन ने कहा मैं भी जानता हूँ कि वहाँ फतेह हासिल करना बड़ा मुश्किल है। नेपोलियन अपने घोड़े पर है और अपने गले से एक मोतियों की माला उतारता है और उस ओल्ड लेडी को पहना देता है, वापस लौटूंगा और तुम मेरी जय जयकार करना। जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ कोई गया तो वापस लौट कर नहीं आया और वही व्यक्ति उसी पर ही फतेह हासिल करना चाहता है। कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ, कहाँ से इतनी शक्ति है? तो वो भी हमारी तरह इंसान ना। एक रियल आपको मैं ट्रेजेडी बताऊं, यहीं फरीदाबाद का ही घटना हुआ कि एक मदर और उसका बेटा बाइक पर थे, पीछे से 4 व्हीलर आया और एक्सीडेंट हुआ और जो पीछे मदर बैठी थी बाइक पर वो दूर जाकर गिरी और उसे बहुत चोट आई और जो उनका बेटा ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी के नीचे आ गया और भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई। पर पुलिस केस होगा, कुछ प्रॉब्लम आए, इसलिए कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में जब उस मदर को होश आता है तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करेगी? बेटा। अपने आप को नहीं देखा है कि मुझे कितनी लगी है, लेकिन सभी से पूछती है मेरा बेटा कहाँ है। देखा है इतनी भीड़ वहाँ पर है और इतनी भीड़ वहाँ पर होते हुए जब वो वहाँ से उठकर गई और देखा कि उसका बेटा जो है वो गाड़ी के नीचे है और उसने सबसे हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया और उस लेडी ने गाड़ी को, 4 व्हीलर गाड़ी को क्या कर दिया? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अभी यहाँ 10 चेयर इकट्ठी कर दें और हम एक से कहें कि ये आप उठाकर यहाँ रख दो, कहोगे एक साथ पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे ना। लेकिन उस लेडी ने
गाड़ी को ऊपर किया और अपने पैर से अपने बच्चे को बाहर किया है। प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी घटना थी वहाँ पर, लेकिन फेस करने की पावर कहाँ से आ गई? और अगर वही बात कुछ और उठाने के लिए कह दिया जाए तो क्या उठा सकते हैं? तो नहीं। तो हम सबके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, वो पावर है। प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोचते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थॉट्स में बहुत पार है। तो जब नेपोलियन ने उस ओल्ड लेडी को ये बोला कि वापस आऊँगा और जय जयकार करना, तो क्या लगता है, नेपोलियन वापस आया था या वहीं का वहीं गया? वापस लौट कर आया, है ना। और आज उसे लोग याद करता है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में स्कूल में 2005 में यही टॉपिक पढ़ा रही थी, एक पुअर फैमिली का स्टूडेंट था जिसके फादर नहीं है, मदर हैंडीकैप्ड है, और जो ब्रदर है वो मेंटली डिसऑर्डर है। सिर्फ वो अकेला ही है जो कोशिश कर रहा है कि मुझे पढ़कर कुछ बनना है और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो नेपोलियन के इस विषय को सुनते हुए वो स्टूडेंट मुझसे पूछता है, मैम इज़ इट पॉसिबल, वी कैन डू एवरीथिंग? तो मैंने क्या कहा होगा? इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास रीज़न है और पैशन है ना। अगर आपके पास किसी चीज़ का रीज़न नहीं है, पैशन नहीं है, तो आप कंप्लेंट ही करते रहेंगे। इसलिए कोई तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते पार कर गए, और कई लोग छोटी छोटी बात को रोते रोते वहीं के वहीं रह जाते हैं ना। तो अगर रीज़न है, पैशन है, तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं है। और उस बच्चे का 10 साल बाद मेरे पास फ़ोन आता है। मैं सोच के हैरान कि 10 साल बाद एक स्टूडेंट कॉल करता है और मुझे बोलता है आपका थैंक्स करने के लिए फ़ोन किया है, क्योंकि अभी मैं पुणे में हूँ और मैं सीए बन चुका हूँ। अब मुझे सुनकर अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने उससे पूछा ये सब कैसे संभव हुआ। अब प्रश्न मेरा था उसके साथ ये। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैंने अपनी वहीं से स्ट्रगल स्टार्ट किया, और मैंने मॉर्निंग टाइम में न्यूज़पेपर 5 बजे डिस्ट्रीब्यूट सेल करना शुरू किया। देखा ना, अखबार वाला आता है, घर घर में अखबार डालता है। तो 10th का एक स्टूडेंट, उसने न्यूज़पेपर का ये काम किया, और 7 बजे वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास में पहुंचता है, और 3 बजे वो स्कूल से जब वापस जाता है तो 3:30 से 5:30 बजे तक प्राइमरी स्टूडेंट्स को वो कोचिंग देता है। और इसी के आधार पर कि एक उसका अंदर में लक्ष्य था कि मुझे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई पढ़नी है। 2005 की बात है, और उसने रावल कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, और कहता है तब से मैंने सिर्फ मेहनत ही मेहनत की है, और उसी मेहनत के आधार पर सिर्फ मेरे पास वो एक बार बच्चा आया कि मैम अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, पर अभी फ़ी के लिए पैसे थोड़े कम हैं। और उस टाइम मेरा खुद का फ्रैक्चर हुआ था, मैं स्कूल में लीव पर थी, लेकिन मेरे पास उस घड़ी 3000 रुपया रखा था। मैंने उस बच्चे को कहा जाकर एडमिशन ले लेना, लेकिन कुछ बनकर दिखाना। और 10 साल बाद खुशी होती है कि जब वो कहता है आज पुणे में हूँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है, तो मेरे लिए तो वही ब्लेसिंग बन गई थी कि एक बच्चा के एक टीचर के लिए सबसे बड़ा क्या है, उसका रिज़ल्ट रिकॉर्ड है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे और उस लेवल तक पहुँचे। तो इस बीच में क्या उसने प्रॉब्लम्स को सोच रही थी, फेस नहीं किया होगा, लेकिन उसने उन सभी को अपना एक रीज़न बनाया, एक पैशन बनाया, और अपने एम को अचीव किया उसने। इसलिए प्रॉब्लम्स हमें ये नहीं सिखाती कि मुश्किलों से हम हार मान जाएं, लेकिन मुश्किलों को भी जिन्होंने सोच लिया कि शायद ये मुझे बहुत कुछ सिखाने आई हैं, शायद ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, अगर ये सोच लें तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी वहीं पर ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ना। कहते बॉडी और माइंड का आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है ना। डर यहाँ है और डायरिया कहाँ है, समझ गए?
डर यहाँ है, डायरिया इंटेस्टाइन आंतों में है, दर्द यहाँ है, और पेन कहाँ है? चेस्ट पेन यहाँ है। तो जो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में डाला है वो ही मेरा कहाँ आ रहा है? हार्डवेयर में आ रहा है। तो सारा दिन बातों को, व्यक्तियों को, सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को मैं किस थॉट से ग्रहण करती हूँ, और वही चीज़ सॉफ्टवेयर मेरा ऑर्डर करता है हार्डवेयर को, और वही मैं रिएक्ट करती हूँ। इसलिए किसी ने तो समस्याओं को सोच लिया कि अरे ये तो मेरे को, अभी मुझे बहुत सुंदर याद आ रहा था, मैं नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने हिमालय पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड बनाया। तो वो कहता कि मैं कई बार कोशिश किया हिमालय पर चढ़ने की, लेकिन बार बार कहते, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। पता दीदी मैं कैसे बात करता था, तू तो इतनी है और इतनी ही रहेगी, यानी हाइट जो उसकी है वो इतनी है और इतनी ही रहेगी, तू इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, पर याद रखना दोबारा तेरे पास आऊँगा और तुझ पर अपना ध्वज फहराऊँगा। कहते अपने आप को मोटिवेट करता रहता था। पीवी सिंधु और उसके साथ आई थिंक एक चाइनीज़ प्लेयर थी, लास्ट में पीवी सिंधु हारती है, किस वजह से? सभी ने अगर देखा हो, क्योंकि कहते हैं हर बार वो ही फर्स्ट आती थी, और लास्ट में जब लग रहा था कि पीवी सिंधु जीतने वाली है, तो वो जो दूसरी उसके साथ में है वो अपने आप से बात कर रही है कि हर बार तू ही जीतती है और इस बार तुझे ही जीतना है, तुझे हार कर अपना नाम खराब नहीं करना है। तो जो कमेंट्री दे रहे हैं कह रहे देखो ये अपने आप को खुद ही क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है, जबकि लग रहा है सामने से बराबर का गेम चल रहा है। लेकिन वो जीती तो सिर्फ इसी वजह से कि खुद को खुद ही मोटिवेट किया, और वहाँ पर सामने, क्योंकि वर्ड्स की पावर कहें, थॉट्स की पावर कहें, वो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। मैं सारा दिन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती हूँ, समस्या है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो हम अपने वाइब्रेशन से, अपने वर्ड से अपने आसपास कौन सा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव ऑरा, और वही एनर्जी मेरे से दूसरे को जा रही है। और वहीं अगर हम, हाँ पता है सामने वाला सही नहीं भी है, लेकिन यहाँ से एनर्जी कौन सी देनी स्टार्ट की है? पॉजिटिव। तो अपने आप कहते हैं आपकी थॉट्स के पार, आपकी थॉट्स की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में फैलती है। इसलिए समस्या को हमेशा समझो कि एक तोहफा है, और ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। कई बार प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 3 बातों को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। या तो उसे एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसे चेंज कर लो। अगर दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सरेंडर कर दो। किसको? कभी कभी गॉड को भी अपना लीडर बना लो ना, और वहीं उसे सरेंडर कर दो। कहीं ना कहीं वो आपको उसकी राह ज़रूर दिखाएगा, है ना। कहते हैं एक शॉप पर एक वृद्ध महिला बेंच पर बैठी थी, और वहीं पर एक बच्चा आता है और उससे चॉकलेट लेता है, और वो चॉकलेट लेकर वहीं ही खाना शुरू करता है। ओल्ड लेडी को बेंच से उठना है, पर जैसे वो उठकर अपनी स्टिक छड़ी को पकड़ने लगी, वो छड़ी छूटकर दूर गिर गई। तो वो ओल्ड लेडी उस बच्चे को बोलती है कि बेटा मुझे मेरी छड़ी उठा कर दो। तो वो बच्चा कहता है अभी देता हूँ, लेकिन फिर वो दोबारा से चॉकलेट खाने में मस्त हो गया। उसने फिर आवाज़ लगाई तो बच्चे ने सर हिलाया, अभी देता हूँ, लेकिन फिर चॉकलेट खाने में फिर उस ओल्ड लेडी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे आजकल के बच्चे हैं ना, इतना भी नहीं लगता है कि कोई बुज़ुर्ग है, माँ बाप की मदद करें। यही सीखे हैं, आज की जनरेशन ही ऐसी है, मन ही मन। और बड़ी कोशिश करके उसने बेंच पर अपना हाथ टेका और झुककर पैर से अपनी छड़ी को आगे किया, और जैसे ही वो आगे की और बढ़ी अपनी छड़ी उठाने के लिए, जिस बेंच पर वो बैठी थी उस शॉप की वो रूफ जो है वो नीचे गिर गई। और जैसे ही उसने देखा कि ये क्या, मैं यहाँ से उठी और अचानक छत नीचे। अब थैंक्स करती है किसका? गॉड का, कि अगर मैं वहाँ से ना उठती तो शायद आज मैं बचती भी ना।
अब थैंक्स करती है उस बच्चे का, शुक्र है जो तूने मेरी छड़ी मुझे उठाकर नहीं दी, है ना। एक ही मिनट में व्यक्ति वही है, स्थान वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन सोच क्या हो गई, वो चेंज हो गई है ना। सेकंड नहीं लगा थॉट चेंज होने में, क्योंकि मैं सेफ हो गई हूँ। इसलिए कई बार कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है ना। संडे मिलता है हम सभी को, तो संडे कुछ ना करके सिर्फ वो करें जो आपका मन कह रहा है, जो आपको लग रहा है कि आज यहाँ पर जाएं, यहाँ एंजॉय करें, यहाँ पिकनिक करें। तो कई बार कुछ ना करना और वो करना जो आपको सही लग रहा है ना। हम माउंट आबू से दिल्ली के लिए सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में एक व्यक्ति सीट पर सामने है और वो राइटर था और काफ़ी देर से बैठा हुआ वो अपनी डायरी में कुछ नोट लिख रहा है, और दूसरी ही सीट पर एक और दूसरा व्यक्ति जिसके साथ उसके 5 बच्चे थे, छोटे छोटे। अब सोचो छोटे छोटे 5 बच्चे आराम से बैठेंगे जैसे हम बैठे हैं, है ना। सभी को अनुभव है, क्लास में ही नहीं बैठते हैं ना। तो अब वो बच्चे इधर कूदे और कभी उसकी डायरी खींचे, कभी उसका पेन खींचे, कभी उसका बैग करें। थोड़ी देर तक तो जो राइटर था वो सहन करता रहा, थोड़ी देर तक उन्हें चुप करता रहा, लेकिन बच्चे कहाँ चुप होने वाले थे। बच्चों ने आखिर उसे इतना इरिटेट किया कि वो ज़ोर से बोला उनके फादर को कि इतने बच्चों को लेकर चलते हो तो संभालना भी सीखो ना, कि इतनी देर से ये मुझे परेशान कर रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो जब बोला कि इन्हें संभालते क्यों नहीं हो, तो उन बच्चों के पिता ने बोला अभी तक तो मैं खुद ही संभला नहीं हूँ। तो वो बोलता है राइटर, मतलब खुद ही संभला नहीं हूँ। कहता है कि इनकी माँ ने शरीर छोड़ा है और मैं, माँ गुजर गई, अब मैं गांव से इन्हें लेकर आया हूँ, घर ले जा रहा हूँ। अब बस इतना कहते ही वो राइटर का क्या हुआ होगा, उसने रखा अपना डायरी पेन अपने बैग में, उन बच्चों को पकड़ा और अपनी गोदी में बिठाया और उनको प्यार करने लगा। व्यक्ति वही था, स्थान वही था, परिस्थिति वही थी, लेकिन एटीट्यूड, नज़रिया क्या हो गया, दृष्टिकोण क्या हो गया, चेंज हो गया। समस्या यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, चैलेंजेस यहाँ है, लेकिन उसे मुझे कैसे फेस करना है, मेरा उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, मुझ पर करता है। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको कराऊंगी। आप सबके पास हैंकी होगा, अपना अपना हैंकी निकाल लीजिए। आप सबको मालूम भी होगा या बहुतों को नॉलेज की होगी भी, अपने हैंकी को यूँ ट्रायंगल शेप में कर लीजिए, है ना। ठीक है, सभी ने कर लिया। अपने, ठीक है, थंब और फर्स्ट फिंगर, नेक्स्ट फिंगर, ठीक है, इससे पकड़ना है और ये 3 फिंगर्स को आपको क्या करना है, इससे टच नहीं करना है, ठीक है। ये आप हैं और ये आपकी प्रॉब्लम है, समझ गए। सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, सिर्फ समस्या के समय आप हैं और आपके पास आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए इन 3 फिंगर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना। पकड़ लिया। अब आपको इन दोनों से इसे छोड़ना नहीं है और इसमें नोट लगाना, छोड़ना भी नहीं है क्योंकि समस्या आपसे जुड़ी हुई है और इसमें आपको गांठ लगानी है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, इन तीनों को टच करना नहीं है क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए नहीं है। लास्ट में भाई जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपने हैंकी के साथ, ठीक है। यस, ये अभी दिखाया। आप आएंगे आगे, हाँ, जिनों का भी हुआ वो प्लीज़ आगे आएंगे। हाँ, यस, मैम का भी हो लाइक, या प्लीज़ कम है। जिन्होंने भी लगाया, जिनकी लग गई बिना छोड़े हुए, वो एक बार यहाँ सामने आएंगे और सभी के सामने करके दिखाएंगे, है ना। यस, जिनका भी हो गया एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर उनके लिए भी क्लैप करेंगे, सामने करके दिखाएंगे तभी। मैम प्लीज़, यस, देखिए आप सभी सामने देखिए। हाँ, छोड़ना नहीं है, छोड़ा है ना, यहाँ से छोड़ा और उधर से पकड़ा, हाँ, समझ गए। छोड़ना नहीं है आपको मैंने कहा था आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, हाँ, छोड़ना नहीं है
जिसका भी हुआ प्लीज़ वो यहाँ सामने आएंगे। यस प्लीज़। हाँ, दोबारा से करके दिखाएंगे। अच्छा, सभी देखिए, छोड़ना नहीं है, मैंने कहा था छोड़ना नहीं है, ठीक है? समझ आया इन्होंने क्या किया? छोड़ा। और किसी का हुआ? ओके, ठीक है। देखिए, अपने हैंकी को आगे अपने नीज पर रख लीजिए, लेग्स पर अपने, ठीक है? और अपने आर्म्स को ऐसे करिए और यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ नीचे, ये मेरा हैंकी छोटा है, ठीक है? यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ नीचे से आप इसको इधर से दूसरे कोने से पकड़िए, जिनका भी हैंकी बड़ा होगा, ठीक है? पकड़ा, देखो मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ भाई जी इसको पकड़ाएंगे क्योंकि हैंकी छोटा है। यहाँ से इसको पकड़ाएंगे, यस, ठीक है? ये देखिए, ओके, हैंकी छोटा है ना, ठीक है? मैंने छोड़ा नहीं है। और इसको क्लियर है? हाँ, क्यों ऐसा कराया? ये प्रॉब्लम है और आप हैं, ठीक है? आपने समस्या का समाधान खुद ढूंढना है ना? कई बार आप बच्चे को कहते हैं कि डांट कर नहीं समझा सकते तो प्यार से समझाते हैं, बात को मनवाना है। लेकिन सपोज़ अगर आपको घर में भी रुकना है और आपको उसी टाइम फ्रेंड के साथ मार्केट भी जाना है, अब आप घर में कह नहीं पा रहे हैं कि मुझे मार्केट जाना है, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर देंगे। बस 2 मिनट में अभी यहाँ से ये करके आई का समाधान खुद ढूंढ रहे हैं कि दूसरे को भी बुरा ना लगे, दूसरा भी नाराज़ ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो समस्या मेरे पास है, उसका समाधान मुझे ढूंढना है। अगर डायरेक्ट नहीं लगा पा रही हूँ ऐसे, तो मुझे, समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? तो किस तरह से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि ये हमारा जीवन है। और इस लाइफ में कभी भी कहते हैं कि हम दोनों ही चीज़ हमारे पास है, सुख भी है और दुख भी है, और हम दोनों को भी नहीं छोड़ पाते। अभी मेरे पास एक कॉइन है, इसमें मैं आपको चॉइस देती हूँ कि आपको हेड चाहिए मैम, टेल? हेड चाहिए, ओके। आपको सॉरी टेल, इन्होंने हेड कहा, इन्होंने टेल कहा। ये लो, दोनों इसको हेड और टेल अलग अलग कर लो। नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि they are the same part of the same body. दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है, ये हमें दिया है, लाइफ मिली है, तो सुख और दुख को सदा साथ रहेंगे ही। हम उनसे अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुख को भी किसमें बदल डालें? सुख में बदल डालें तो लाइफ हमारी इजी हो जाएगी, तो उसे जीना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे मेडिटेशन से हमारी सॉल्व होती हैं। जहाँ वर्ड्स काम नहीं आते, वहाँ साइलेंट पावर काम आती है ना? एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा ही गॉड को ब्लेम करता रहता है, किसान है, और अब भगवान को हमेशा ही दोष देता है कि भगवान तूने ये सृष्टि तो रच डाली पर तुझे चलाना नहीं आता है। सही है? कहाँ आप क्रिएटर हो, डायरेक्टर हो, लेकिन आपको चलाना नहीं आ रहा है। जब मुझे बारिश की ज़रूरत है तब तो तुम बरसाते नहीं हो, और जब ज़रूरत नहीं है, मेरी फसल पक जाती है, होता है ना अप्रैल मास में देखते हैं आप, तो उस घड़ी तो तुम बेशुमार बरसात कर देते हो। ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए ना अपनी सीट छोड़ो और मुझे अपनी सीट दो ना, मैं चला कर दिखाऊंगा दुनिया कैसे चलाई जाती है। भगवान कहता है कि जो जिस स्थान पर है वो वही सही है, तुम जिद नहीं करो क्योंकि तुम नहीं चला पाओगे। कहते हैं मैं बोल रहा हूँ ना,
जब मुझे धूप चाहिए तुम धूप नहीं देते हो, मुझे बारिश चाहिए पानी नहीं मिलता, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेशुमार बरसात कर देते हो। तो इसलिए देखो कैसे चलाना है वो मैं तुमको सिखाऊंगा। बहुत जिद करने के बाद गॉड की सीट किसने ले ली? हमारे जैसे एक व्यक्ति ने ले ली। और वो क्या करता है, जब बीज बोए जाते हैं तो जिस समय बरसात चाहिए वो खूब बरसात करता है, और जिस समय धूप चाहिए धूप, जिस समय ओस चाहिए उस समय वो ओस। और 1 साल बाद फसल जो है वो बड़ी सुंदर। कहता है भगवान को, देखा किसान भी खुश है। अगर तू भी इंसान की हर बात को सुने, हर बात को माने, तो जिसको जो ज़रूरत है उसे प्यार से दे दे, तो ये तेरा कितना शुक्रगुजार करेंगे, तुम्हारे ऊपर ये कितना विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इंसान मांगता रहता है और तुम तरसा देते हो, है ना। किसी को सुख चाहिए, किसी को लव चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, अगर तुम टाइम पर दे दो तो इनका विश्वास तुम्हारे प्रति बढ़ जाएगा, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। कहते देखो मैंने उस घड़ी वो सब किसानों को दिया जो उनको ज़रूरत थी। अब जब फसल काटी गई और प्रोसेसिंग शुरू हुई, उसमें से बीज निकाला गया तो एक भी बीज पका नहीं था, सारे ही कच्चे थे। वो कहते हैं गॉड ये क्या, मैंने तो हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखा और फसल भी इतनी सुंदर हुई, लेकिन इसका एक भी बीज पका क्यों नहीं? भगवान कहता है तूने प्लांट्स को, पौधों को कभी भी हवा से लड़ना सिखाया ही नहीं, कभी बरसात को सहन करना सिखाया ही नहीं, इसलिए तेरी फसल नहीं पकी। अर्थात यदि जीवन मिला है, जिसने कभी जीवन में प्रॉब्लम्स को देखा ही नहीं है, परिस्थितियों को देखा ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी अनुभवी नहीं बन सकता है, और वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं सकता है। आज हम सब के साथ यही है, हम सब मेहनत करते हैं, सक्सेस अचीव किया, सक्सेस मिलते ही कंफर्ट जोन में आए। फिर अगर हमने मेहनत किया, सक्सेस मिली, कंफर्ट जोन में आए। जैसे जैसे कंफर्ट जोन में हम आते जाते हैं, 90% का हम देखते हैं कि साइलेंटली वो इस कंफर्ट जोन में इतना फंस जाते हैं कि वो फिर से मेहनत करना ही नहीं चाहते। कार्य हमें क्या सिखाता है कि चैलेंजेस, काम हो, काम के बाद सक्सेस हो, सक्सेस के बाद फिर चैलेंजेस को बढ़ाओ। चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे तो कंफर्ट जोन में आप सदा ही रहेंगे, लेकिन सक्सेस के बाद आप कंफर्ट जोन में फंसते ही जाएंगे और चैलेंजेस से आप दूर होते जाएंगे, तो धीरे 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 आप सक्सेस से भी दूर होते जाएंगे। आज हम तुम सबके बच्चे कंफर्ट जोन में ज़्यादा जी रहे हैं, सच्ची है ना। एक गरीब के बच्चे को देखा, जनवरी में भी बिना कपड़े के घूम रहा है, बिना चप्पल के घूम रहा है, कोई न्यूमोनिया उसे नहीं हो रहा है ना। क्यों? इम्यूनिटी पावर उसकी क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। और आप सबके बच्चे कंबल में हैं सर्दी में। नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है ना, है ना। बाहर जाना है, पैदल मत जाना, अभी तुम्हारे लिए ऑटो बुक करती हूँ, अभी तुम्हारे लिए कैब बुक करती हूँ ना। कितनी फैसिलिटी हम उन्हें देते हैं, और वो धीरे धीरे किस में आते जा रहे हैं, और कंफर्ट जोन में आने पर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर ही नहीं पा रहे हैं। आने वाली जनरेशन कैसी होगी? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, ये जो बैठे हैं ना, लगता है यहाँ तक सृष्टि ठीक चल रही है ना, और जब ये हम चले जाएंगे और वो बच्चे जब यहाँ इस एज में आएंगे, तो कैसे ये घर को संभालेंगे, कैसे ये परिवार को संभालेंगे, संबंधों को संभालेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता है। भाई जी ने बताया आज हम कितना फ़ोन एडिक्शन ये कितनी ज़्यादा हो गई है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं, सब कहाँ बिज़ी हो गए हैं ना, सब में बिज़ी हो गए हैं। इसलिए जितना कंफर्ट जोन में जाते जाते हैं, चैलेंजेस को छोड़ते हैं, लाइफ उतनी ही मुश्किल होती जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स को फेस करना है, टॉपिक हमारा था फेसिंग द चैलेंजेस, लेकिन फेस करने के साथ साथ चैलेंजेस को एंटरटेन भी ज़रूर करना है। आपने देखा होगा पानी में डक बड़ा साइलेंटली, बहुत सुंदर लगता है ना। जब बहुत सारी बत्तखें एक साथ चल रही होती है ना पानी में, तो वो सीन कितना साइलेंट लगता है, कितनी सुंदर लग रही हैं। लेकिन वो साइलेंटली उसमें पानी में चल रही हैं, पर अंदर ही अंदर उनके पैर पानी में चल रहे हैं, पैर नहीं रुकते हैं उसके, लेकिन बाहर से वो बड़ी शांत है। तो जीवन में भी जब जब कोई प्रॉब्लम आए,
तो अपनी हिम्मत को कम मत करना, अपने उमंग को कम मत करना, उत्साह को कम मत करना। कभी भी दुखों को, मुश्किलों को ये नहीं सोचना फिर कौन सी आपदा मेरे पास आ गई, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरी हेल्प करता ही नहीं। क्यों करे? भगवान मेरा रिश्तेदार है? क्या लगता है गॉड आपका? अक्सर हम कंप्लेंट सीधी कहाँ कर देते हैं, करते हैं ना कि भगवान देखो इनकी मदद करता है पर मेरी नहीं करता। तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, भगवान से कौन सा रिलेशन है जो आप उस पर इतना राइट रख रहे हैं ना? तो जब मैं इतिहास अपना हम दोहराते हैं, चाहे वो हमारे जीसस क्राइस्ट रहे हों, चाहे हनुमान जी रहे हों, कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया, कृष्ण जी को भी बैटलफील्ड में दिखाया लेकिन ऑलवेज स्माइल। कितनी कमेंट्स, समझ रहे हैं ना, कितनी लोगों के द्वारा, कौरवों के द्वारा कितना कुछ नहीं कहा गया लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं हुई। और हमारी एक ही मिनट में गायब होती है कि इसने ऐसा क्यों कहा। मुझे पता है मैं ऐसी हूँ, उसके वर्ड्स ज़्यादा पावरफुल है या जो मेरी रियलिटी है वो सही है। इसने कहा ये तो बहुत बुरी है लेकिन मुझे पता है मैं बुरी नहीं हूँ, पर मुझे उसके वर्ड्स ने क्या किया, खुशी को मेरी गायब कर दिया है ना। मैंने लाइफ में कभी भी अपने आप को, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, कभी कंफर्ट जोन में डाला ही नहीं है ना। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब फादर की डेथ हुआ और उस समय हम सब भाई बहन छोटे हैं, घर में अब कोई है ही नहीं जो कमाए या कुछ खाए। लेकिन उस घड़ी से लेकर 2 साल बाद ही हम सभी सिस्टर चाहे छोटी हैं, हमने पढ़ाई भी किया और जॉब भी साथ में किया। लेकिन जॉब साथ मैंने 1700 रुपीज़ से ओनली स्टार्ट किया था। और लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही मेरे सबसे बड़े हथियार थे। जैसा हमने कहा कि जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है वो ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे पास मेरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन थी और उसी ऑनेस्टी डेडिकेशन से मैंने एक प्राइमरी टीचर से जब मेरी ऑनेस्टी डेडिकेशन को देखा, मुझे हायर क्लास, देन सीनियर, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल तक मिला। और जो मेरे साथ के थे वो मुझे अक्सर कमेंट्स करते थे, क्या पागल हो गई है, कोई सैलरी ज़्यादा नहीं मिलनी है ना, क्यों इतना काम करती है, ये तो तुझसे जितना हाँ करोगे ना मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा काम लेगी। और 2 वर्ड्स मुझे सिखाते थे, काम करे अगला तू बना रहे पगला, ये मुझे बहुत सिखाते थे वो। लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात को नहीं सुना। फिर कई बार तो मैं क्लास में आती थी तो ये भी कमेंट्स देते थे, ओ कमल फूल आ रहा है ना, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर किया। वो सब इग्नोर करते हुए और उन प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए, गॉड को सरेंडर करते हुए, मैंने सिर्फ डेडिकेशन से हमेशा जितना एफर्ट हो सका वो मैंने किया और उसी के आधार पर मुझे गॉड ने भी आगे बढ़ने का चांस दिया। कहीं गॉड की ब्लेसिंग थी, कहीं अपनी मेहनत थी, है ना। लेकिन जब उसका ऑर्डर आया कि छोड़ो, तो सेकंड मैंने एक ही दिन लगाया उस सीट से रिज़ाइन करने में कि ऑर्डर आ गया कि अब आप जॉब से रिज़ाइन दो और सरेंडर हो जाओ। तो सब ने कहा किसको प्रायोरिटी दोगी, ये सीट है, प्रिंसिपल हो, इसको इतनी जल्दी छोड़ दोगी जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी है। मैंने कहा मेरे लिए सबसे पहले जिसने मुझे इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसने मुझे इतनी शक्ति दी प्रॉब्लम्स को सहन करने की, तो सबसे पहले उसका ऑर्डर। और मैंने तुरंत 2 दिन लगाया। मैनेजमेंट को ज़रूर ये मैंने प्रॉमिस किया कि जब हेल्प की ज़रूरत हो 2 इयर्स तक मैं उनको हेल्प करती रही। लेकिन मैंने रिज़ाइन किया, उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और रिज़ाइन करने के बाद 1 साल बाद कोरोना आ गया। मैंने कहा देखा गॉड ने कितनी जल्दी बचा लिया। और कोरोना टाइम में देखा था आपने स्कूल्स की क्या कंडीशन थी, तो मैंने कहा गॉड ने यहाँ भी मेरे लिए बहुत अच्छा किया। इसलिए जीवन में सफलता उन्हीं ने हासिल की है जो कभी संघर्षों से घबराए नहीं हैं और जिन्होंने अपना पैर पीछे नहीं हटाया है। उन्होंने ही अपना कुछ नाम दुनिया में कमाया है। ज्ञान तो बेशुमार है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं यहीं पर अपना टॉपिक पूरा करती हूँ। ओम शांति एंड थैंक्स। Thank you, Sister Mamta. That was truly
We could feel it from our heart, whatever you say, because we all are teachers and we are probably going through the same scenarios many a times, and that will be obviously boosting up our morale.